मुल्क में चीनी की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतें एक बहरान का पता दे रही हैं और यह बहरान हुकूमत के खिलाफ एक स्कैंडल की शक्ल इख्तियार कर रहा है और इस सूरत हाल का नोटिस लेकर वज़ीर आज़म ने इजलास मुनक्किद किया है। मुल्क में रमज़ान के दौरान चीनी की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है और चीनी की औसत कीमत 14 रुपये 22 पैसे फी किलो बढ़कर 180 रुपये तक जा पहुंची है। हुकूमत ने पहले 7.5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद कर दी और अब कीमतों के बहरान पर काबू पाने के लिए खाम चीनी बरामद करने की खबर आई। आज खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की खपत, रसद और कीमतों से मुताल्लिक इजलास की सदारत की है, जिसके लामे में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और चीनी की कीमत में इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है और कहा है कि चीनी ज़ख़ीरा करने, कीमतों पर सट्टा लगाने और मसनूई इजाफे की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने शुगर मिल्स के साथ चीनी की खपत और रसद की निगरानी के लिए रवाबित बेहतर करने की हिदायत करते हुए चीफ सेक्रेटरीज को चीनी की मुकर्ररा कीमत पर आवाम को फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की और कहा है कि मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। मुल्क में चीनी की वाफिर मिकदार मौजूद है, मसनूई तौर पर बहरान की फिजा पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। रमजान में आम आदमी का माफिया के हाथों कतन इस्तेसाल नहीं होने देंगे। इसके अलावा वफाकी इदारा शुमारियात ने चीनी की कीमतों के ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत 171 रुपये 90 पैसे फी किलो हो गई है और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 180 रुपये फी किलो तक है। सरकारी डेटा के मुताबिक जनवरी से अब तक चीनी औसतन 33 रुपये 26 पैसे फी किलो महंगी हुई, जबकि 3.5 माह में चीनी औसतन 40 रुपये 5 पैसे फी किलो महंगी हुई। साल 2025 के आगाज़ पर मुल्क में चीनी की औसत कीमत 138 रुपये 64 पैसे फी किलो थी, जबकि मुल्क में 3.5 माह पहले चीनी की औसत कीमत 131 रुपये 85 पैसे फी किलो थी। इस सब पर रद्दमल देते हुए तर्जुमान पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन का अपने बयान में कहना है कि मुल्क में चीनी की कोई किल्लत नहीं है। चीनी की किल्लत से मुतालिक अफवाहें फैलाकर मुफाद परस्त अनासिर मुल्क में हिजान पैदा कर रहे हैं। करियाना मर्चेंट, सट्टेबाज और ज़ख़ीरा अंदोज बेसरोपा बातें फैलाकर शुगर इंडस्ट्री के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दूसरी सनतों की तरह शुगर इंडस्ट्री को भी फ्री काम करने दिया जाए, शुगर सेक्टर को मुकम्मल डीरेगुलेट करके फ्री मार्केट की सहूलत दी जाए। रवां सीजन में गन्ने की रिकवरी कम हुई है और चीनी की पैदावारी अखराजात में बेपनाह इजाफा हुआ है। माहिर अजनास शमसुल इस्लाम ने भी कल हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए कहा था कि चीनी का बहरान इंजीनियर्ड है, हर साल की तरह इस साल भी चीनी की कोई किल्लत नहीं है। क्रशिंग सीजन अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी नहीं हुआ और क्राइसिस हो गया। ये क्राइसिस जेन्युइन है, इस वक्त शॉर्टेज है या ये सारा क्राइसिस क्रिएट किया हुआ है? ये इंजीनियर्ड क्राइसिस है। 84 मिलियन टन की प्रोडक्शन का जो फिगर 83.5 इन्होंने दी थी ऑफिशियली, अराउंड 84 मिलियन टन थी, तो उसके हिसाब से आपकी चीनी 10% का अगर आप रिकवरी पे बेस जाते हैं तो आपकी 8 मिलियन टन की चीनी, मैं उसको 8 मिलियन भी नहीं कहता, मैं 7 मिलियन पे लेके आता हूँ कि 8.33% रिकवरी पे आपकी आती है। तो 7 मिलियन टन आपकी प्रोडक्शन इस साल हुई, 1 मिलियन टन आपके पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक पड़े हुए थे, 8 मिलियन टन ये हो गए। अगर आपने 7.5 लाख टन की एक्सपोर्ट कर दी, उसको भी मैं 1 मिलियन गिन लूं तो फिर भी आपके पास चीनी 1 मिलियन टन की सरप्लस रहेगी। ये हर साल की तरह चीनी में कोई शॉर्टेज नहीं है। हुकूमत अपनी पॉलिसी को सही करे, इंडस्ट्री जो इसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर क्रैकडाउन करे, क्योंकि जितना रेवेन्यू इस सेक्टर से आ रहा है वो आप देखें तो एफबीआर में उतना टैक्स कंट्रीब्यूशन भी नहीं जा रही। एफबीआर भी अपना ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने के बावजूद अगर चीनी को ट्रैक नहीं कर पा रहा, ट्रेस नहीं कर पा रहा, तो फिर हमारे पास ये शकूक उभरते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक से जब हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला किया था तो इस कमिटमेंट के तहत किया था कि लोकल मार्केट में चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी और एक प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई जिसका कन्वीनर मुसद्दिक मलिक साहब को बनाया गया। मगर फिर खबर आई कि मुसद्दिक मलिक ने मजीद बरामद की मुखालफत की, मगर उन्हें हटाकर इसाक डार साहब को कमेटी का कन्वीनर बना दिया गया। बात करेंगे वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक से। मलिक साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले खबर आती है और जाहिर खबर क्या आई है, अवाम भुगत रहे हैं, 180 रुपये फी किलो चीनी हो गई है, जनवरी से अब तक 33 रुपये महंगी हो गई है। वजीर आजम ने नोटिस लिया, कहा कि मुल्क में वाफर मिकदार में चीनी मौजूद है, क्रशिंग सीजन चल रहा है इस वक्त, शुगर मिलर्स कह रहे हैं वाफर मिकदार में मौजूद है, मगर चीनी की कीमत बढ़ने के बाद दरामद की खबर आती है कि शक्कर दरामद की जाएगी। शॉर्टेज है नहीं है, कौन माफिया है जो इस सारे के सारे मामले में फायदा उठा रहा है? आप इस मामले में इन्वॉल्व रहे। देखिए, ये शुगर का मामला तो हर मर्तबा ही गड़बड़ पैदा करता है। तो एक तो ये है कि इसमें होता क्या है, तो हमारे यहाँ शुगर के ऊपर बहुत ज़्यादा सट्टाबाजी होती है और बहुत से लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, और जब सीज़न शुरू हो रहा होता है तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और कोई ना कोई आर्टिफिशियल ख़बर फैलाते हैं। मसलन ये ख़बर फैला देंगे कि हमारा गन्ना जो है उसमें रस कम हो गया है इस मरतबा, इस वजह से चीनी की शॉर्टेज हो जाएगी, या एकदम ख़बर आ जाएगी कि चीनी की डिमांड बढ़ गई और चीनी की डिमांड पूरी नहीं हो रही, या ये ख़बर आ जाएगी कि बेइंतहा चीनी स्मगल होकर मुल्क से बाहर जा रही है। इसमें चीज़ों में, बाज़ चीज़ों में तो हकीकत होती है, मगर ज़्यादातर ये
ये खबरें फैलाई जाती हैं, और वो फैलाई इस वजह से जाती हैं ताकि मार्केट का सेंटिमेंट बदले, और वो लोग जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है या वो लोग जिन्होंने सट्टे किए हुए हैं, वो एकदम जब कीमत बढ़े तो वो उससे फ़ायदा उठा सकें। और ये एक बड़ा पुराना मामला है, और ये एक इशू जनरल एक इशू है रेगुलेशंस का, कि जब आप मुल्क में रेगुलेशंस के जरिए किसी चीज को रोकने की कोशिश करें तो उसमें बहुत सी ब्लैक मार्केट्स खुल जाती हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि मार्केट काम नहीं कर रही होती। जब मार्केट काम ना करे और चंद सिविल सर्वेंट्स बैठ के फैसले कर रहे हों, या मैं ही बेशक सियासतदान के तौर पे फैसले कर रहा हूं, तो मार्केट जो है वो बहुत बड़ी होती है, और उसके सामने किसी एक दो लोगों का खड़ा हो जाना बड़ा मुश्किल होता है। ज़ाहिर है माजी में ये स्कैंडल्स बार बार हुए हैं, इस बार भी जब एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई तो सवाल उठा कि यही चैप्टर दोहराया जाएगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो माजी में होता रहा है, और ये हुआ। अब आप थे प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के, आपको कन्वीनर बनाया गया, उसके बाद ये खबर आती है कि आपने इस बात पर कहा कि बरामदी शराइत जो हैं इसकी खिलाफवर्जी करने पर शुगर मिलर्स पर आपने तनकीद की इजलास में, और आपने कहा कि कोटा मनसूख किया जाए चीनी बरामद करने के हवाले से। कुछ अरसे बाद खबर आती है कि आपने 1 अगस्त 2024 के इजलास में भी आपने मौक़िफ़ का इयादा किया कि बरामदी कोटा मनसूख किया जाए, ताहम बाद में जो कमेटी थी उसकी सरप्राइज से आपको वहां से हटा दिया जाता है, इसहाक डार साहब को लगा दिया जाता है। ये क्या हुआ फिर? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि मुझे यही खतरा रहता है जिसका इजहार मैंने आपके सामने किया है, और तब भी मुझे खतरा ये नहीं था कि चीनी की शॉर्टेज हो गई, और चीनी की शॉर्टेज नहीं हुई। अभी आपने प्रोग्राम के इब्तदाई में भी बताया कि चीनी की शॉर्टेज नहीं हो रही, लेकिन जिस चीज को प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा था कि आप बिल्कुल आहनी तौर पे आप उसको मॉनिटर करें, वो ये है कि मार्केट की कीमत ना बढ़ पाए, और अगर मार्केट की कीमत बढ़ने की तरफ या बढ़त की तरफ जाना शुरू हो तो फौरी तौर पे उसकी एक्सपोर्ट जो है वो रोक दी जाए। तो ये दो मुख्तलिफ मामलात हैं। एक मामला है कि चीनी की कमी ना हो, चीनी कहीं ज्यादा एक्सपोर्ट ना हो जाए, चीनी के ज़खायर में कमी ना आ जाए, और दूसरा ये कि मार्केट रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है। और वजीर आजम ने इस वजह से इस बात का इहाता करते हुए ये फैसला किया था कि कहीं अगर चीनी की कमी ना भी हो, क्योंकि जब चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया तो ये तयन किया गया था कि सीजन खत्म होने तक क्या हमारे पास फिर भी बहुत ज्यादा रिजर्व्स होंगे, और ये बात फैक्चुअली सामने आई थी कि हमारे पास जो चीनी के ज़खायर मौजूद हैं उसमें अगर हम एक्सपोर्ट कर दें तब भी हमारे इतने ज़खायर हमारे पास मौजूद होंगे कि जब चीनी का क्रशिंग सीजन शुरू होगा, गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू होगा, तो चीनी की कमी नहीं होगी, और चीनी की कमी नहीं हुई। लेकिन ये जो कीमत के ऊपर चेक लगाने का मामला था वो प्राइम मिनिस्टर ने इस वजह से किया था कि चीनी की प्राइसिंग के जरिए मार्केट को गलत सिग्नल ना दिया जाए कि चीनी की वाफिर मिकदार मगर ये कदम जब वजीर आजम ने उठाया था, आपको उसका कन्वीनर बनाया था, आप इजलास में सवाल उठा रहे थे कि जी देखें इसकी पासदारी नहीं की जा रही है, जो शराइत रखी गई थी और जिन शराइत के तहत बरामद की इजाज़त दी गई थी, तो उसके बाद जब आप तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे, बजाय इसके कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो दी जाती, आपको उस प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की सरबराही से हटाया गया और इसहाक डार साहब को लगा दिया गया। तो हुकूमत इस सारे के सारे किस्से की जिम्मेदार ना हुई? नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए, बात यह है कि जब मुझे प्राइस मॉनिटरिंग के ऊपर लगाया गया था तो उस वक्त ये देखना था कि इसको मॉनिटर किया जाए। जब हमने देखा कि प्राइस थोड़ी सी बढ़ रही है तो उस वक्त सोचा ये गया कि इस मामले को देखने के लिए जो हमारी वजारतें हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। सिर्फ मेरी वजारत या सिर्फ एक बंदे का ये काम नहीं है, इसमें फूड सिक्योरिटी की वजारत भी है, इसमें हमारी इंडस्ट्रीज की वजारत भी है, इसमें और भी बहुत सी वजारतें हैं। तो जब ये इतनी ज्यादा वजारतों का मुरक्कब होता है और प्राइस मॉनिटरिंग जो है वो प्लानिंग करती है, तो प्लानिंग की जो वजारत है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो फिर ये सोचा गया कि जब 5 या 6 वजारतों को सुपरवाइज करना है और एक अच्छे और अफसल तरीके से उसको आगे लेकर जाना है, तो कोई एक ऐसे होने चाहिए लीडर जिनकी ज्यूरिसडिक्शन मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के ऊपर हो। तो मेरी ज्यूरिसडिक्शन तो एक ही वजारत के ऊपर है। इस वजह से 2 चॉइसेस थी हमारे पास। एक ये कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब को बना दिया जाए क्योंकि वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो तमाम वजारतें उनको रिपोर्ट करती हैं, और दूसरा ये कि प्लानिंग
की वजारत को बना दिया जाए। तो उस वक्त वक्ती तौर पे ये फैसला किया गया कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ताकि वो तमाम वजारतों को यकजा करके एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो कारआमद साबित हो, तो उनको उसका चेयरपर्सन बना दिया गया। तो ये और कदम कितना कारआमद साबित हुआ? वजीर आजम नोटिस तो ले रहे हैं मगर खुद हुकूमत कैसे जिम्मेदार नहीं है जो कुछ मार्केट में हुआ उसकी? देखिए, एक बात तो ये है कि जब मैंने ये चीनी की एक्सपोर्ट को कहा कि इसको रोक दिया जाए, और कुछ देर के लिए रुकी भी, उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जो कीमत मुकर्रर की गई थी उसको चीनी की जो रिटेल की कीमत थी तजावुज कर रही थी। 140 रुपए थी, अब मुझे अच्छी तरह से याद नहीं, या 142 रुपए 140 रुपए एक्समेल और 2.5-3 रुपए के मार्जिन से आप लोगों ने कहा था कि ये होनी चाहिए। हाँ, 144 रुपए कुछ ऐसा नंबर था। तो जब वो 144 से 2 हफ्ते के लिए भी ऊपर गई तो फौरी तौर पे हमने कहा कि इसको ऊपर एक पाबंदी भी लगाई जाए, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि इसको मौसर करने के लिए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को इसका सरबराह बना दिया जाए। तो अगर आप उसके बाद के आने वाले एक हफ्ते देखें तो एकदम चीनी की प्राइस नीचे आ गई थी। तो दोबारा जो पाबंदी रिलैक्स की गई वो इस वजह से की गई थी कि जो टारगेट प्राइस हमने जिसका तयन किया था, चीनी की प्राइस उस रिटेल में उससे नीचे आ गई। तो अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये मल्टी मिनिस्ट्रीज की को इकट्ठा करने के लिए जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को लगाया गया था, क्या वो मौसर फैसला था? तो मैं समझता हूं बहुत मौसर फैसला था। आपके तहफ़्फ़ुज़ात का क्या हुआ? जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे उसका क्या हुआ? जी, वक्ती तौर पे मेरे ख्याल है कि कुछ उसमें पाबंदी लगी थी, मुझे अब याद नहीं, मेरे पास वो कागज या फाइल नहीं है, मैं ऐसी बात नहीं कोई करना चाहता जो बात में गलत साबित हो, लेकिन वक्ती तौर पे उसके अंदर एक तातुल आया था। फिर इन्फोर्समेंट के जरिए उस प्राइस को नीचे लाया गया था। जब प्राइस नीचे आ गई तो दोबारा से फिर एक्सपोर्ट की कुछ इजाजत दी गई थी। तो ये जो हमारा असल जो पाकिस्तान का मामला है, जो प्रॉब्लम है, वो चीनी की जखीरा नहीं है, चीनी की क्वांटिटी नहीं है, गन्ने का शुगर कंटेंट नहीं है, वो ये खबरें हैं जिनको ट्रिगर के तौर पे जखीरा अंदोज और सट्टाबाज इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे मतलब इसका इलाज ये नहीं है कि जब अब नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बार बार बात करते हैं कि जी गवर्नमेंट को निकलना चाहिए इस बिजनेस से, चाहे वो वीट का बिजनेस हो, गंदम का बिजनेस हो, चावल की आमतौर पर मिसाल दी जाती है कि जी वो डीरेगुलेटेड है, देखें वो अच्छा परफॉर्म करता है, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी कमा के देता है। शुगर क्योंकि ज़ाहिर चीनी की जो मिलें हैं वो बहुत सारे सियासतदानों की हैं, तो किसी भी हुकूमत में हो वो कहीं ना कहीं से इसको मुतालबा अब जरूर आ रहा है कि जी डीरेगुलेट कर दे, मगर रेगुलेट करना ही उनको बेनिफिट करता है, चाहे वो गन्ने की सपोर्ट प्राइस हो ताकि काश्तकार गन्ना उगाएं, फिर आगे जाके एक्सपोर्ट की परमिशन उसमें भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व, फिर आगे इंपोर्ट की परमिशन उसमें भी हुकूमत इन्वॉल्व। तो बेहतर नहीं है कि मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट किया जाए इसको, मार्केट फोर्सेस पर छोड़ा जाए इसको, ताकि इस तरीके से ना भुगत रहे हो बार बार? वो अंग्रेजी में कहते हैं ना जी, फ्रॉम योर माउथ टू गॉड्स ईयर्स। तो ये बिल्कुल वही बात आपने, यानी आपने कोई बात छोड़ी नहीं जो मैं कह सकूं। देखिए, हमारे पास 2 लाया अमल हैं या 2 स्ट्रैटेजीज हैं। एक तो लाया अमल ये है कि इसको कंप्लीटली डीरेगुलेट कर दिया जाए, या ना इंपोर्ट करने पे कोई पाबंदी हो, ना एक्सपोर्ट करने पे कोई पाबंदी हो, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान में जो चीनी की कीमत है वो किसी भी वक्त में बैनुल अक़वामी चीनी की कीमत और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी शिपिंग कॉस्ट जो है उससे ज्यादा नहीं होगी। जब भी जरा ज्यादा होगी बाहर से चीनी इंपोर्ट हो जाएगी, बाहर की मंडी में जब भी कीमत नीचे जाएगी या कीमत बढ़ेगी तो पाकिस्तान से चीनी बाहर जानी शुरू हो जाएगी। तो हर वक्त पाकिस्तान में 5-10 दिन के तातुल से पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मंडी की कीमत यकजा होगी। पाकिस्तान में हर वक्त कीमत जो है वो बैनुल अक़वामी मंडी की कीमत और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बराबर होगी। तो मार्केट क्लियर आउट होती रहेगी, कभी कोई जखीरा अंदोजी नहीं कर सकेगा, कभी कोई सट्टेबाजी नहीं कर सकेगा। तो कीमत जो है वो एक तरह से उसमें ठहराव आ जाएगा, बैनुल अक़वामी मंडी के साथ साथ चलेगी। उसमें गन्ने की प्राइस को भी डीरेगुलेट फिर करने की जरूरत है, क्योंकि हम अगर ये कहें कि गन्ना जो है वो तो 10,000 रुपए का होगा लेकिन चीनी की कीमत जो है वो 800 रुपए होनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। फिर गन्ना भी जो है जितनी जरूरत होगी मिलों को वही तयन करेंगे कि गन्ने की कीमत क्या होगी। उसके एक्सचेंजेस भी खुल सकते हैं, उसको बेहतर करने के तरीकाकार भी सामने लाए जा सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है जो आपने फरमाया, आप ही ने ले आउट किया, मैंने सिर्फ उसकी कुछ तफासील जो है आपके सामने रखी। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि बिल्कुल जो हतमी तौर पे ये फैसला कर लिया जाए कि पाकिस्तान ना इंपोर्ट करेगा ना एक्सपोर्ट करेगा,
उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि इस वक्त अगर हमारी जो ज़रूरत है, और ये हकीकत है कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो अगर हम ये कह दें कि बिल्कुल एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं, हतमी तौर पे दी जाएगी, तो जो इनएफिशिएंट मिलें हैं वो बंद हो जाएंगी। तो पाकिस्तान में लगभग उतनी ही मिलें रह जाएंगी जितनी पाकिस्तान की चीनी की ज़रूरत है। मगर मेरा ख्याल है कि जो आपने पहला तरीक़ाकार तजवीज़ किया है वो ज़्यादा बेहतर तरीक़ाकार है। इसमें भी कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, कभी चीनी कम पड़ जाएगी, कभी थोड़ी ज़्यादा पड़ जाएगी। उस वक्त फिर हम जब ज़्यादा पड़ेगी तो एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देंगे, जब कम पड़ेगी तो इम्पोर्ट की इजाज़त नहीं देंगे, और या हुकूमत को कहेंगे कि सिर्फ हुकूमत ही इंपोर्ट करे। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक तरीका है और पुराने ज़माने का तरीका है। तो नए ज़माने के हवाले से, मार्केट फोर्सेस के हवाले से, प्राइवेट सेक्टर के हवाले से जो पहली आपकी तजवीज़ है वो अफजल तरीन तजवीज़ है कि इसको। और फिर भूसड़ी साहब, इसमें रुकावट कौन है इस तजवीज़ पर? अगर आप भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तजवीज़ है, खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी इस बात पर बिलीव करते हैं, बार बार के जो शुगर के क्राइसिस हैं उसमें हमने ये सीखा है कि ये होना चाहिए, अब तो शुगर मिलने से अगर खुद भी कह रहे हैं, तो फिर इसमें रुकावट क्या है? कौन रोक रहा है ये काम करने से? मेरा ख्याल है जी कि ये तजावीज़, ये जो अभी हमारे सामने कुछ मामलात आए हैं, तो इन पे बड़ी एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ इन तजावीज़ पे गौर किया जा रहा है, और बहुत जल्द मैं उसको जंप नहीं करना चाहता कि मैं कोई ऐसा आपके सामने ऐसी बात करूं जिससे मार्केट को तासुर मिले कि हम किसी ख़ास डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब जो कमेटी बनी है हमारे डेवलपमेंट के मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब के ज़ेर साया जो बनी है कमेटी, उनकी क़यादत में, मेरा ख्याल है कि वो तमाम अवामिल का जायजा ले रही है, और आप कोई ऐसा तरीकाकार जल्द इंशाअल्लाह आपके सामने आएगा जिसमें एक ठहराव, यानी ये जो अप एंड डाउन, जिसके अंदर एलीट कैप्चर होती है, जिसके अंदर मार्केट मैनिपुलेशन होती है, जिसमें सट्टाबाजों का फायदा होता है, जो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे होते, सिर्फ वो स्टॉक करते हैं और उसके बाद अफवाहें फैलाते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं, या ज़ख़ीरा अंदोज़ों का फ़ायदा होता है, जो रमज़ान शरीफ में जब लोग इबादत में मशगूल होते हैं तो उन्होंने चीनी स्टोर की होती है, उसकी कीमत को बढ़ने देते हैं, फिर मार्केट में ले आते हैं। तो ये तमाम अवामिल का जायज़ा लेते हुए बहुत जल्द इंशाल्लाह एक फ्रेमवर्क आपके सामने लाएंगे, जिससे मेरा ख्याल है हम सबको ज़्यादा तसल्ली होगी। ये इस वक्त मेरा कोई उस पर तबसरा करना, क्योंकि ये वज़ीर आज़म साहब की स्वाददीद है कि वो किसको कमेटी का चेयरमैन और मेंबर बनाते हैं। मैं क्योंकि उस कमेटी का हिस्सा इस वक्त नहीं हूं, इस वजह से मुझे मालूम नहीं है कि उस वक्त कौन सी चीज़ें जो हैं आपस में डिस्कशन की जा रही है। लेकिन मुझे यकीन है कि इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल और स्टेबल फ्रेमवर्क सामने आएगा आपके।